हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्ट विद एनसीईआरटी। और फ्रेंड्स, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हम मिल रहे हैं, ठीक है। और कल आपका पॉलिटिकल साइंस का पेपर है और आज आपका इंग्लिश का पेपर है। आई होप आपका पेपर अच्छा गया होगा और आप अच्छे मार्क्स से पास हो जाएंगे। जिन्होंने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी वो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली हैं। अगर जो देख के भी गए इंग्लिश का पेपर में तो काफ़ी हद तक वो पेपर अटैम्प्ट कर लेंगे, इतना कर पाएंगे कि वो डेफिनेटली पास तो हो ही जाएंगे, ठीक है। तो आज के कल आपका है पॉलिटिकल साइंस का पेपर, तो सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, इसके लिए कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं नहीं देने वाली, क्योंकि मैंने वीडियोस बना रही हैं, 2 वीडियो मैंने अपलोड करी हैं। अगर वो वीडियो आपने देख ली तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे पेपर में। अगर नहीं देखी तो प्लीज़ देख लीजिएगा, उसके बाद आप ये वीडियो देखना। आई थिंक इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू, ठीक है। अगर आप ये इसके बाद देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि पेपर कुछ नहीं था, एकदम हलवा पेपर है, आपने यूँ ही अटेम्प्ट कर लिए सारे के सारे क्वेश्चन। तो आज का जो पेपर है उसको दिखाने का मतलब ये है क्योंकि आपका जो एग्जाम पैटर्न चेंज हो गया है, थोड़ा सा सिलेबस इधर उधर चेंज कर दिया है, मतलब क्वेश्चन पेपर और ओवरऑल पहले की तरह नहीं आ रहा है, ठीक है। अब क्या हो गया फ्रेंड्स, क्योंकि न्यू सिलेबस पे आधारित है और आज की वीडियो से आपके आने वाले हैं 85% मार्क्स पक्के। तो चलिए वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिएगा ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे आपको मिलेगा नोटिफिकेशन और टाइम रहते ही आप देख पाएंगे यूजफुल वीडियोस जो आपके एग्जाम पर्पस से होने वाली है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि सबके अच्छे मार्क्स आएँ। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें मैं आपको बता चुकी टोटल 54 क्वेश्चंस हैं, ऑल आर कंपलसरी हैं। इसमें आपको 2 मॉड्यूल देते हैं जो आपके ऑप्शनल होते हैं, ए और बी, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप ए ऑप्शन अटेम्प्ट करें, बी नहीं करें, ठीक है ना, क्योंकि ए आप बहुत ईजिली कर पाएंगे। और आपके फर्स्ट उसमें आते हैं क्वेश्चन 20। देखो, आपने अगर ए सेक्शन कंप्लीट कर लिया ना तो आप यहीं पास हो जाते हो। आपको पता है, आप काफ़ी हद तक यहीं पे ही आपका आधे से ज़्यादा पेपर जो है क्लियर हो जाता है। सॉरी फ्रेंड, ठीक है। तो अगर आपने ये 2 सेक्शन कर लिए तो आप पास तो हो ही, लेकिन अगर आप इसमें से भी कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते हैं तो आप डेफिनेटली अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट एनफोर्स लॉ, मतलब आपके सरकार के अंगों में से कौन सा अंग है जो कानून बनाता है, ठीक है। तो थोड़ा डीप भी पढ़ते चलेंगे ताकि आपका जो प्रीवियस नॉलेज है वो भी थोड़ी चेक हो जाए। जिन बच्चों ने वीडियोस देख रही है उनकी भी थोड़ी चेक हो जाएगी और आपकी रिवाइज भी हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपको पता है सरकार के 3 अंग होते हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधानपालिका, ये तीनों ही होते हैं। लेकिन कभी भी गलती से आप उपरोक्त सभी मत कर देना, क्योंकि आपको लगेगा तो कानून अंग पूछ रहा है तो अंग कई बच्चे करते क्वेश्चन भी नहीं पढ़ते, सारे मार देते हैं। ये गलती आपने नहीं करनी है। यहाँ पूछा है कि कौन सी गवर्नमेंट जो होती है वो कानून बनाती है, लागू करती है, सॉरी, ठीक है। तो याद रखना, विधायिका जो है वो कानून बनाती है, कार्यपालिका उसे लागू करती है, न्यायपालिका चेक करती है कि वो कानून जनता के अकॉर्डिंग है या नहीं है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्प्लीमेंट ऑफ द स्टेट, ठीक है। तो भैया देखो, ये मैंने आपको स्टेट वाला चैप्टर पढ़ा रखा है, उसमें मैंने आपको 4 आपके उसके एलिमेंट बताए थे, जिसमें आपका था आपका जो टेरिटरी थी, पॉपुलेशन था और गवर्नमेंट थी और एक और था, वो आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ठीक है। जिन्होंने देखी हो जरूर बता पाएंगे। तो इसमें से बोल रहा है कौन सा नहीं है, तो संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता इतना इंपॉर्टेंट इसका कोई एलिमेंट नहीं है, ये तीनों इसके एलिमेंट हैं, ठीक है। और इनके बारे में बहुत डीप पढ़ा रखा है, बहुत डीप, ठीक है ना, कि कैसे ये चीज़ें ये चारों के चारों इंप्लीमेंट होते हैं कि एक स्टेट को बनाने में हेल्पफुल होते हैं, ठीक है ना। इनके बिना अगर एक भी एलिमेंट इनमें से मिस हो गया तो स्टेट की आप मतलब इमेजिन ही नहीं कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कंप्लीट द सेंटेंस करेक्टली विद एन अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो स्टेट क्या है आपका, सोशल कॉन्सेप्ट है, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, कल्चर कॉन्सेप्ट है, नहीं, आपका पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है। मैंने बताया था ना, जहाँ पे स्टेट की बात आ जाती है वहाँ पे आपको 4 मतलब एलिमेंट्स आपके जुड़ जाते हैं, तो सोशल तो कॉन्सेप्ट हो ही नहीं सकता, ठीक है फ्रेंड्स। हु एमंग द फॉलोइंग कॉन्ट्रीब्यूट द मार्क्सिज्म फिलॉसफी। देखो, मार्क्सिज्म फिलॉसफी 2 बंदों ने दी थी, 2 व्यक्तियों ने दी थी, जिसमें आपका सबसे पहले नाम आता है कार्ल मार्क्स का, दूसरा आता है आपका फ्रेडरिक एंजल्स का, ठीक है। और ये दोनों के दोनों आपके जर्मनी के थे। कभी कभी इनसे पूछ लिया जाता है कि कौन सी कंट्री से बिलोंग करते थे। तो देखिए, 1 पंथ 2 काज, आपको एक ही क्वेश्चन मैंने 2 आपको बता दिया, ठीक है। तो दोनों ने ही कार्ल मार्क्स मतलब मार्क्सिज्म के बारे में जो थ्योरी है दी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हु अमंग द फॉलोइंग बिलीव एज द मेन सो आर द एंड, है ना। मतलब ये किसने कहा कि जैसे साधन होंगे वैसे साध्य होंगे, तो भैया नन अदर देन महात्मा गांधी जी ऐसे हो सकते हैं। जैसे आपको मैंने कहा ना, जैसे आपको नोट्स मिलेंगे, जैसे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, क्लासेस मिलेगी, तभी तो आप पेपर में अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो भैया जैसे साधन वैसे साध्य, ठीक है। काम बताए, नाम बिकता है, नाम अच्छा तो काम भी अच्छा ही होगा, ठीक है।
टू विच राइट इज अमेंडमेंट 86 अमेंडमेंट फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं ये राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड है। आपने सुना होगा जिसमें 9 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को फ्री एजुकेशन की बात कही गई थी, कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन। तो वो इसी मतलब अमेंडमेंट के थ्रू कहा गया था, ठीक है ना, शिक्षा का अधिकार अधिनियम। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विच स्टेटमेंट इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ पंचशील। ठीक है ना, पंचशील के सिद्धांतों के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। तो इनमें से आपको एक ऑप्शन बताना है, ठीक है, जो आप देख ही रहे हो। तो मुझे पता है कि ये आपका दिमाग कहाँ जा रहा होगा कि ये देशों के बीच आपसी संबंधों के मार्गदर्शन का सिद्धांत करती है, ठीक है ना। नाम NAM की फुल फॉर्म क्या होती है, नॉन अलाइंड मूवमेंट, ठीक है ना। तो कितना इजी पेपर आया था ना आपका। अब आपको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लग रही है। नेक्स्ट है आपका यूनाइटेड नेशन इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, किसकी है, डेवलपिंग कंट्रीज़ की है। इसका फाउंडेशन का पूछ लिया था कब फाउंड की गई थी, तो मैं आपको बता दूं 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। हेडक्वार्टर्स है न्यूयॉर्क सिटी में, ठीक है ना। तो देखिए आपको एक ही क्वेश्चन मैंने 3 क्वेश्चन के आंसर बता दिए, ठीक है, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। श्रीलंका कहाँ पे सिचुएटेड है, तो ये साउथ ऑफ इंडिया में सिचुएटेड है, कभी कभी पूछ लिया जाता है पेपर में। अब जब आपको पता है ना कौन सा रीजन रिस्पॉन्सिबल है पार्टीशन ऑफ इंडिया। जब हम 1947 में आज़ाद हुए थे, फ्रीडम हमें मिली थी, तो हमारे सामने ना एक पार्टीशन की बात हुई थी। तो कौन सा रीजन रिस्पॉन्सिबल सबसे पहले किसने करी वो बात, तो ये हुई थी 2 नेशन थ्योरी, मतलब जो प्रोपाउंडेड की गई थी मुस्लिम लीग के द्वारा। तो मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र धर्म की मांग की थी, ठीक है ना। तो ये मैंने बता रखा आपको आज़ादी के बाद का, ठीक है ना। तो आप प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका कि कौन सा डिस्प्यूट इंडिया चाइना का नहीं है। तो देखो बाउंड्री तो है, ठीक है ना, आप देख लीजिएगा, कब्जा भी है, ये लड़ाई भी हुई थी हमारी। बाकी आप इन दोनों में से देखिएगा कौन सा नहीं है। ये आपका होमवर्क है, होमवर्क दूंगी तभी तो पढ़ोगे, ठीक है। ये मत सोचना कि मैम ने मतलब कुछ क्वेश्चन क्यों छुड़ाए। मैंने इसलिए छुड़ाए क्योंकि मैं वीडियो के एंड में आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो वीडियो आपको देखनी है, तो आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, वही पूछ लिया, क्या यूनाइटेड नेशन कब एस्टैब्लिश होता, बता चुकी हूँ 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक है। कौन सा ऑर्गन यूनाइटेड नेशन का नहीं है, तो आपको बता दिया मैंने, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल से ये सारे हैं, यूनेस्को नहीं है, ठीक है। ये बहुत अच्छे से बता रखा। और एक बात मैं बता दूं साथ साथ, ये UN वाला क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाना, पेपर में जरूर पूछा जाएगा, इस बार भी आने के चांसेस हैं, इसमें से क्वेश्चन आपको जरूर दिखेगा, ठीक है ना। NPT की फुल फॉर्म है न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी। एक ट्रीटी हुई थी जो आपके जितने न्यूक्लियर है ना, न्यूक्लियर बॉम्ब आप बनाते हो, न्यूक्लियर जितने भी आप हथियार बनाते हो, उनके यूज़ पे बैन लगाने के लिए गई थी। कोई बेमतलब में किसी देश पे ऐसे इसकी धमकी नहीं देगा, यूज़ नहीं करेगा, ठीक है ना। आपको पता ही है इसके हार्मफुल इफेक्ट कितने खतरनाक होते हैं, ठीक है। आगे है आपका विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी। एक ही चीज़ बनाती है, वो है आपकी UN यूनाइटेड नेशन, जिसे हम कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है ना। तो भैया ह्यूमन राइट्स बता दीजिए कौन सा नहीं है। देखो फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, सिक्योरिटी, अगर आपने ह्यूमन राइट्स पढ़े हैं तो आप जरूर अटेम्प्ट कर पाएंगे क्वेश्चन। राइट्स वाला क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाइएगा, जरूर पेपर में पूछा जाएगा। अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक सिद्धांत, जो बोल रही हूँ ना, इनको नोट डाउन कर लो। ये टॉपिक्स तो आपको पढ़ के जाना ही जाना है। राष्ट्रपति की शक्तियाँ, प्रधानमंत्री की शक्तियाँ, कार्य, उपराष्ट्रपति, मैंने पॉलिटिकल साइंस बहुत अच्छे से पढ़ा रही है। मुझे नहीं लगता कि अगर मेरी आपने वीडियो पॉलिटिकल साइंस की देखी तो आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ के आने वाले हैं, ठीक है ना। इसकी तो मैं गारंटी आपको देती हूँ। और आप खुद ही कल आके मुझे मैसेज करके बताएंगे कि मैम आपका पेपर बहुत अच्छा गया। और जो नहीं पढ़ के जाएंगे वो पछताएंगे, और क्या कह सकते हैं, हम तो सिर्फ बता ही सकते हैं। आगे है टू विच ऑर्गन डू द ऑल द मेंबर्स यूनाइटेड नेशन हैव द मेंबरशिप, ठीक है ना भाई। तो संयुक्त राष्ट्र के सभी संघ मतलब जो सदस्य होते हैं वो किस संघ के होते हैं, महासभा के होते हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आ गया है कि जो सिक्योरिटी काउंसिल होती है कि कौन सा कॉन्टिनेंट के पास ना परमानेंट मेंबरशिप नहीं है उसकी, तो वो है आपका ऑस्ट्रेलिया। अच्छा यहाँ से मैं एक चीज़ और बता देती हूँ, आपकी जो सिक्योरिटी काउंसिल है ना आपकी, इसके 15 सदस्य होते हैं टोटल मेंबर, मतलब 15 होते हैं। इसमें से 5 आपके परमानेंट होते हैं, 10 आपके नॉन परमानेंट होते हैं। जिसमें से 5 परमानेंट वाले कौन से हैं आपके, वो हैं आपके सी फॉर आपका क्या आ गया, सी फॉर आपका चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम और आपका US अमेरिका, ठीक है ना। तो ये भी आपको पता चल गया। उसके बाद यूनाइटेड नेशन के बारे में फॉल्स बताओ भैया, कौन से स्टेटमेंट फॉल्स है। तो मैं तो आपको बार बार कह रही हूँ UN वाला टॉपिक पढ़ के जरूर जाना। अभी आप देख रहे हो, अभी ज़्यादा नहीं तो 15 नंबर तक का, तो मैं आपको बता रही हूँ 15 से 20 नंबर तक का तो पेपर में पूछ लिया गया है, ठीक है ना। इसके बाद जो ऑप्शन आपसे ये पूछा है मॉडल, ही मैंने आपको बता रखा है, आपका कटवा दिया मैंने, क्योंकि ये नहीं पढ़ना। UPSC से रिलेटेड आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, तो आप इसको अटेम्प्ट कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ये टॉपिक मैंने शायद पढ़ाया भी नहीं है अपनी कोर्स के दौरान, तो इसलिए मैं इसको अवॉइड कर रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
फिर इन द ब्लैंक्स आपको करना है। यहाँ पे आपसे पूछा है फॉर्चुनेटली डैश इमरजेंसी हैव नेवर बीन डिक्लेयर्ड इन इंडिया विच कैन बी प्रोक्लेम्ड अंडर आर्ट, मतलब कौन सा आर्टिकल, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं एक फाइनेंशियल इमरजेंसी है वो अभी तक नहीं लगी है इंडिया में, ठीक है ना, जो आपके बजट से रिलेटेड होती है। और ये जितनी भी इमरजेंसी हैं ये आर्टिकल 360 के अंदर आती हैं। अगर आपसे पूछ लिया गया इमरजेंसी कौन से आर्टिकल के अंदर आती है तो 360 इसका आंसर होगा, ठीक है। अब आता है फ्रेंड्स, तो पंचायती राज सिस्टम है, आपको पता ही होगा 73 अमेंडमेंट में लाया गया था, ठीक है ना, 73 अमेंडमेंट में लाया गया था, जिसमें 3rd टायर स्ट्रक्चर मतलब बताया गया था, जो बेस्ड ऑन था कौन से इलेक्शन, डायरेक्ट इलेक्शन फॉर ऑल द टायर्स, ठीक है ना। अगर हम इसकी टायर्स की बात करें, आपको पता है ना पंचायती राज सिस्टम 3rd टायर में 3 टायर में कौन कौन आता है, एक में क्या क्या आता है मैंने बता रखा है बहुत अच्छे से, क्या आता है पंचायत में, ब्लॉक स्तर पे क्या होता है, ठीक है, जिला स्तर पे क्या होता है, जिला परिषद, ब्लॉक स्तर पे क्या होता है आपको पता होगा, पहला होता है पंचायत, है ना। तो ये सब आपको पढ़ना होगा ढंग से, ठीक है। तो तीनों स्तर मैंने आपको बता दिए हैं, तीनों स्तर पढ़ लेना। पहला होता है पंचायत समिति, पंचायती राज, फिर होता है पंचायत समिति जो ब्लॉक स्तर पे होता है, फिर तो जिला परिषद जिला स्तर पर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ग्राम सभा जो होती है, विलेज पंचायत कंसिस्ट ऑफ ऑल डैश, किसको शामिल करती है भैया, सारे ग्रामवासी शामिल हो जाते हैं। और महिलाओं को क्या दिया गया है, 1/3 आपको क्या दिया गया है, आरक्षण दिया गया है, बिल्कुल सही, ठीक है ना। तो इसमें आप बता दीजिएगा। नेक्स्ट है आपका विच अमेंडमेंट, अब देखो 2 अमेंडमेंट हैं, एक 73 है वो गांव से रिलेटेड है, 74 है वो आपका म्यूनसिपैलिटी से रिलेटेड है, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछ लेते कि विच कोर्ट हैज़ द राइट टू सुपरिंटेंडेंस एंड कंट्रोल ओवर द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, तो कौन करता है, हाई कोर्ट करता है, ठीक है। सब पे नियंत्रण, सभी अधीनस्थ न्यायालयों पे नियंत्रण रखने का अधिकार इसके पास होता है। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट है आपका भारत में कौन सी अदालत अपने पिछले निर्णय को बदल सकती है, तो वो है आपका सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट बदल सकती है। और सर्वोच्च न्यायालय के सामने कौन से न्यायालय अभिलेख न्यायालय होते हैं, तो देखिए इसमें बोथ आर इंक्लूड, सुप्रीम कोर्ट भी है और हाई कोर्ट भी है, दोनों ही हैं। विच बॉडी इन इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन, मैंने बताया था आपको इलेक्शन कमीशन के बारे में, एक बार ढंग से पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। इसके कार्य बताए थे मैंने, ये कैसे काम कराती है सब बता रखा है, पढ़ लीजिएगा प्रीवियस वीडियो में, आपको लिंक मिल जाएगा इस वीडियो के एंड में, ठीक है ना, जो वीडियो आपको देखनी है। बाय विच नेम इज द इलेक्शन कॉल्ड विच इज हिल्ड आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा, देखो जो इलेक्शन है, सपोज कोई इलेक्शन हुए, गवर्नमेंट चुन ली गई, लेकिन वो गवर्नमेंट जो है बीच में ही मतलब काम ढंग से नहीं कर रही और 5 साल होने से पहले ही हमने उसको डिसॉल्व कर दिया, तो उस चुनाव को क्या बोलते हैं, मध्यवर्ती चुनाव, यानी कि मिड टर्म आपके इलेक्शन, ठीक है ना। याद रखिएगा ये क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यूनाइटेड किंगडम हैज़ अ पार्टी सिस्टम बट सोवियत यूनियन के पास कम्युनिस्ट सिस्टम है, मैंने आपको बता रही है कौन सी पार्टी किस में होती है, ठीक है ना। और फिर है आपका विच टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम डू वी हैव इन इंडिया, भैया इंडिया में कौन सी पार्टी सिस्टम है, बहुदलीय, पता है ना, गुड। जिसमें मैंने आपको दलीय प्रणाली सिस्टम है, प्लीज़ पढ़ लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सारी पार्टीज़ के बारे में वहाँ पे बता रखा है, ठीक है ना। उसके बाद ये तो पता ही होगा आपको, बाय व्हाट नेम आर पॉलिटिकल पार्टीज नोन विच बिलोंग टू अ पर्टिकुलर स्टेट और एरिया, ठीक है। नेम एनी वन हिंड्रेंस टू गुड गवर्नेंस, देखो ये भी मैंने बता रखा है, सुशासन के समक्ष कौन सी बाधाएं आती हैं, उनको कैसे दूर किया जा सकता है, सुशासन वाला मैंने जो जिसमें शासन के बारे में बताया गया ना, उसमें मैंने क्वेश्चन बता रखा है। लोगों को मानव अधिकार प्राप्त होते हैं, क्योंकि क्यों हो सकते हैं, क्योंकि ह्यूमन राइट से होता है क्या भाई, मानव अधिकार दिए ही क्यों जाते हैं, ताकि वो अपना डेवलपमेंट कर सकें, ठीक है ना। मानव अधिकार सभी लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, भाई एक समानता का व्यवहार करते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं, ठीक है ना, कोई बुरा व्यवहार तो करेंगे नहीं, ठीक है। तो आप मानवाधिकार वाला चैप्टर पढ़ोगे ना, उसमें आपको सारे क्वेश्चन ये देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। उस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कॉन्फ्रेंस का नाम बताना, जो रियो सम्मेलन, देखो रियो सम्मेलन के बारे में बता रखा है मैंने, जो पर्यावरण के संरक्षण पे विचार करने के लिए लिया गया था, आपको सम्मेलन का नाम यहाँ पे बताना है, ठीक है ना। एक हानिकारक कीटनाशक का नाम बताना जो पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रतिबंधित किया गया है, किसका करा गया है, ठीक है, ये आपको बताना है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन तुम भी मेहनत कर लेना, ठीक है, मैं आपको लिंक दे दूंगी एंड में, आप वो वीडियोस देखना, आपसे हो पाएगा सारा। विच एक्ट वॉज इनेक्टेड इन 1993 इन इंडिया, आई थिंक इतने करने के बाद आपको लगता है ना आपके पास तो हो गए हो ना, आप कब के हो चुके हो, कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा हाई हो रहा होगा। अरे अभी तो आगे बहुत क्वेश्चन ऐसे आएंगे, 5-5 नंबर के भी आएंगे, 4-4 के नंबर भी आएंगे, जो आप जरूर अटैम्प्ट करने वाले हो, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आप एक बार ये क्वेश्चन देख लेना फ्रेंड्स, ठीक है। फिर भी इतना इंपॉर्टेंट पर्पज से नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा रही हूँ, जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको सारे बताए हैं।
ठीक है। एनजीओ के बारे में बताया गया यहाँ पे, कैसे हमारे ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करती है, गैर सरकारी संस्था है, ठीक है। अब मानव अधिकारों की रक्षा के लिए काम करने पे बहुत सारी गैर सरकारी संस्थाएं हैं, उनमें से किसी एक का नाम आप वहाँ पे लिख देना। अब जल्दी से फ्रेंड्स ये क्वेश्चन देख लेते हैं जो सेक्शन बी में आ रखे हैं। देखिए, उदारवादी की 2 विशेषताएं मैंने आपको करा रखा है, ठीक है ना। मौलिक अधिकारों के नाम मैंने बता रखे हैं आपको, 4 मौलिक अधिकार होते हैं। नीति निर्देश सिद्धांत मैंने आपको बता रखे हैं। मौलिक कर्तव्य की प्रकृति क्या होती है भैया, देश के प्रति हमेशा हमें, जैसे हमें कुछ अधिकार दिए ना, तो हमें कुछ कर्तव्यों का भी पालन करना पड़ता है, ठीक है। और मौलिक कर्तव्य की प्रकृति कैसी होनी चाहिए आपकी, ये आपको पता ही होगा, आपको कैसे करना चाहिए। ये नहीं कि बाहर से आप अपने कर्तव्यों को मतलब दिखा रहे हो लेकिन कर नहीं रहे हो, ठीक है ना। आपको जैसे कि अपने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए तो दिल से करना चाहिए, ठीक है ना। राष्ट्र के प्रति हमेशा आदर का भाव होना चाहिए तो दिल से होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सब है। अब आप प्रकृति समझ ही गए होंगे आपको क्या लिखना है। देखिए, शक्तियों का विभाजन मैंने आपको बता रखा है। केंद्र और राज्य सरकारों में शक्तियों का विभाजन किया जाता है, ठीक है, जिसमें सूचियों में बांटा गया है। केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ तक सब्जेक्ट भी मैंने बताया है किस सूची के अंदर कितने आते हैं, ठीक है ना। केंद्र के अंदर जो सब्जेक्ट आते हैं वो केंद्र सूची में आते हैं। राज्य सूची के जो विषय हैं उस पर राज्य काम करता है, और समवर्ती विषय जो सब्जेक्ट आते हैं उसमें दोनों सरकारें मिलकर काम करती हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे न्यायपालिका की सर्वोच्चता का महत्व भी आप बता सकते हो, ये भी इजी है। देखो, ठीक है, केंद्र राज्यों के बीच 2 विधायी संबंध आपको बताने हैं, है ना। विधायी संबंध तो कानून बनाने से संबंधित, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे अगर आप चाहते हो तो ये नहीं बताना तो एडमिनिस्ट्रेटिव बता देना, जो भी आपको सही लगे, लेजिस्लेटिव बताना या कोई बताना है। फिर राष्ट्रपति की 2 कार्यपालिका शक्तियाँ, देखो राष्ट्रपति की विधायिका शक्तियाँ, कार्यपालिका, न्यायपालिका, सारी शक्तियाँ बता रही है मैंने, आप प्लीज़ देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद उपराष्ट्रपति के 2 कार्य है ना। जो बच्चे मेरी उन वीडियोस को देख के ये देख रहे होंगे ना, उनको तो ये सारे क्वेश्चन ऐसे लग रहे होंगे बस पेपर तो बहुत इजी है, ठीक है। और वाकई में इजी था फ्रेंड्स, और बहुत अच्छे बच्चों के नंबर भी आए थे, बहुत अच्छा से रिस्पॉन्स भी मिला था उन वीडियोस का। तो आप भी प्लीज़ मिस मत करना। अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा ना, कुछ नहीं, ब्लैंक हो आप, जीरो, तो जीरो से हीरो बनने में आपको टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। आई मेक श्योर कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, और जो मैंने बनाई है पहले वो भी। अब सर्वोच्च न्यायालय के देखो मूल अधिकार, क्षेत्राधिकार मैंने अभी आप बता दिया था आपको। देखो 1 नंबर में पूछा गया था, वही लिख दो एज इट इज। राज्य और केंद्रों के बीच में जितने डिस्प्यूट होते हैं उस सुलझाने का मेन अधिकार होता है, ठीक है ना। बाकी सुशासन की 2 बाधाएं देखो फिर पूछ ली गई हैं, हर बार पूछ ली जाती है, हर बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा 2 कदम उठाए गए, आपको पता ही है। प्रदूषण पे जैसे कि नियम बना दिए थे, इवन और गाड़ियों का नंबर कर दिया था। तो आप मतलब जरूरी नहीं आपको रटना ही है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो ना, तब भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो कि इसमें नंबर नहीं कटते हैं, बल्कि जितना आप अपनी तरफ से इसके आंसर लिखोगे उतने आपको नंबर अच्छे मिलते हैं। अब देखिए अगेन 7A 7B आ गया, जो आपको सही से आता है ना। देखो संयुक्त राष्ट्र की आवश्यकता, ये मेरे को बहुत अच्छे से पता है, वैसे मैंने करा तो आपको ये भी रखे नीचे वाले, तो आपको जो बेस्ट लगे ना, जिसका आंसर आता होगा वो आप अटेम्प्ट कीजिएगा पेपर में, ठीक है। इसके बाद देखिए ये क्वेश्चन आज ही आ रखा है कि आप लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव प्रचार में अपनाए जाने वाले 3 तरीके। भाई कौन कौन से तरीके अपनाते, प्रचार करने जाते हो, पैम्पलेट छपवाते हो, नारे लगवाते हो, रैलियां निकलवाते हो, 3 तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है ना। बाकी आप देख लीजिएगा। निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए आचार संहिता के महत्व आपको बताया था ना। जो आपकी ईसी होती है, इलेक्शन कमीशन होती है, वो क्या क्या करते हैं, वही करवाते हैं ना ये सब चुनाव, तो देख लीजिएगा उसको, आप समझ जाओगे। 6 क्षेत्रीय दलों के नाम बताने हैं, दबाव समूह के नाम बताने हैं, ठीक है ना। दबाव समूह क्या काम करता है, कैसे काम करता है, ये भी मैंने आपको बता रखा है बहुत अच्छे से। पर्यावरण की 3 समस्या बताओ। एक तो आजकल चल रही है पॉल्यूशन, ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब महत्वपूर्ण समस्या बन चुकी है, ठीक है। और बाकी आप और लिख देना 2-4 सुरक्षा की समस्या को भी हम ले सकते हैं, इसमें ऐसी बात नहीं है। श्रीलंका में भारत तमिलों की 3 समस्या पता ही है ना। एक तो अल्पसंख्यक हो गए, तो ठीक है, तो पहले तो विकास से रिलेटेड समस्या भी है, ठीक है। फिर ये इनको संरक्षण की समस्या है, भगा रहे हैं श्रीलंका से, तो ये बेचारे कहाँ जाएं, ठीक है। तो इनको स्टेबिलिटी भी चाहिए, वो भी एक समस्या है, ठीक है। और डेवलपमेंट मैंने बता चुकी हूँ आपको, विकास की समस्या तो है ही, इनका विकास होगा कैसे जब कोई गवर्नमेंट ध्यान ही नहीं देगी इन लोगों पर, ठीक है ना। ठीक है, एक आत्मसम्मान की समस्या, इनके सम्मान को तो ठेस पहुँचेगी जब इनके साथ नेगेटिविटी फैलाई जाएगी, नेगेटिव व्यवहार किया जाएगा। तो गुट निरपेक्षता की नीति मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था कि गुट निरपेक्षता की नीति क्या होती है, कि एक छोटा सा बता देती हूँ, किसी भी गुट में शामिल ना होकर अपने ही उसमें रहना, तटस्थ रहना, उसे कहते हैं गुट निरपेक्ष। भारत ने ये नीति अपनाई थी जब आपको पता है ना द्वितीय विश्व चल रहा था, आई थिंक अमेरिका और रूस के बीच में चल रहा था, तो भारत ने किसी का भी सपोर्ट नहीं किया था। उस टाइम पे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुत अच्छा एक वो निकाला था गुट निरपेक्षता की नीति, भैया हम तो किसी की तरफ नहीं है, हम अपनी तरफ हैं, लड़ लो अपना सुलटा लो, तुम गलत हो तुम गलत हो, तुम गलत हो तुम गलत हो। तो उसका बेनिफिट भारत को आज भी मिल रहा है। भारत के संबंध दोनों राज्यों से दोनों कंट्रियों से बहुत अच्छे हैं, ठीक है। राज्य समाज में 5 अंतर भैया बता चुकी हूँ बहुत अच्छे से, ठीक है ना। राज्य और अन्य संगठनों के 5 अंतर आप ये वाला कर लीजिएगा, बहुत ईजी पड़ेगा, ठीक है।
अब ये देखिए 5 नंबर में क्वेश्चन कौन सा पूछा गया, 5 नंबर का क्वेश्चन है जो आपको कोई भी एक करना है, या तो ए का कर लो या बी का कर लो, ठीक है। आई थिंक आपको ये इजी पड़ेगा क्योंकि मैंने बहुत अच्छे समझा भी रखा है। मैंने अभी पहले भी डिस्कस किया था, संयुक्त राष्ट्र से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पेपर में देखने को आपको मिलेंगे। उनके अंगों के नाम, अंगों के बारे में, 5 देशों के नाम, कौन से स्थायी हैं, कौन से अस्थायी हैं, किन के पास वीटो है, किन के पास नहीं है, तो ये सारा आपको बताना है और मैंने सारा बताया हुआ भी है। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही और अब कहीं ना कहीं हर बच्चे के मन में 70% मार्क तो घूम रहे होंगे कि हम लेके आ जाएंगे, और आपके डेफिनेटली आने भी वाले हैं। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा फ्रेंड्स, शेयर करना मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स से, ताकि उनके भी अच्छे नंबर आएँ। आप अगर अपने लिए कुछ अच्छा कर रहे हो तो दूसरों को मतलब ज्ञान बांटते चलो। अगर आपके सजेशन से किसी 4 बंदे पास होते हैं ना, उसकी दुआएं भी आप ही को लगेंगी, मेरा तो ये मानना है, ठीक है। बाकी पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।